साथियों, हमारी आज की कहानी है माँ बाप का सम्मान। बुजुर्ग पिता द्वारा बीमारी का इलाज। रात के करीब 12 बज चुके थे, परंतु बेटे बहू का घर आने का कोई पता नहीं था। करीब पौने 1 बजे घर के पोर्च में हलचल हुई। एक गाड़ी आकर रुकी। नीरज ने दरवाजा खोलकर सहारा देते हुए सुधा को गाड़ी से बाहर खींचा। जब मुख्य दरवाजा खुला, सामने बुजुर्ग रीमा जी खड़ी थी और बच्चों को ही देख रही थी। उन्हें देखकर नीरज और सुधा की त्योरियां चढ़ गई। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज देर रात को पार्टी से लौटना। मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हारे बाबूजी को बाहर जाकर सब्जी दूध लाना पड़ता है। अब तक मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने अब तो अति ही कर दी। बेटा, थोड़ी तो शर्म करो तुम लोग। रोज देर रात पार्टियों में इस तरह नशा करके घर आना सही नहीं है। नीरज ने पहले तो गुस्से से माँ को देखा, फिर अपनी पत्नी सुधा की ओर देखा। उसका भी चेहरा तमतमाया हुआ था। कल सुबह बात करते हैं माँ। इतना कहकर नीरज अपनी पत्नी सुधा को लेकर अपने कमरे में चला गया और बंद कमरे में कपड़े बदलते हुए अंदर से आवाजें आ रही थी। हमारा तो जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। रात को माँ और सुबह पिताजी के भाषण सुनो। अब तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा इन लोगों का। अब तो पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। घर आओ तो चिक चिक, जाओ तो चिक चिक। परेशान कर रखा है इन बुड्ढों ने तो। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े घनश्याम दास जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो वह गुस्से में रीमा जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे। अब बोलो रीमा, बच्चे हैं ये। बस बहुत हो गया अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। पानी तो हमारे सर के ऊपर से गुजर चुका है और जो बीमारी का इलाज सही वक्त पर ना हो ना, तब वो नासूर बन जाती है। आप सही कहते थे नीरज के पिताजी। पहले मैं सोचती थी बच्चे हैं, आज नहीं तो कल समझ ही जाएंगे, मगर अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो उल्टा हमें ही सुना देते हैं। आप तो डॉक्टर है, क्या अब इस बीमारी का इलाज नहीं है आपके पास? इलाज तो है और पहले भी था मेरे पास, परंतु अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर, आज भी इस बीमारी का पुख्ता इलाज है मेरे पास। कल सुबह इस बीमारी का इलाज तो हो जाएगा, बस तुम उनके सामने पिघल मत जाना। यदि स्वाभिमान और सम्मान से अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरे निर्णय में साथ खड़े रहना होगा। रीमा जी ने अपनी खामोशी से अपनी मौन स्वीकृति घनश्याम दास जी को दे दी। अब घनश्याम दास जी सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह घनश्याम दास जी ने नीरज और सुधा को अपने कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। कुछ पल बाद जैसे ही नीरज और सुधा उनके कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी पत्नी रीमा जी से कहा, सुनो भाग्यवान, वो कचहरी वाले पेपर तो निकाल लाओ, कर लाओ। पेपर्स? कैसे पेपर्स? कौन से पेपर्स? नीरज ने पूछा। तो वहीं उसकी पत्नी सुधा ने तल्ख लहजे में कहा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। जो कहना हो आप जल्दी कहिए। बस जरा सा वक्त लगेगा बेटा। ऐसा कहकर घनश्याम दास जी उठे और स्वयं ही लॉकर से पेपर निकालते हुए बोले और फिर कुर्सी पर बैठकर चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर पढ़ने लगे। ये कोर्ट के एग्रीमेंट पेपर है नीरज। तुझे याद होगा तेरे 20वें जन्मदिन पर जब तूने महंगी वाली बाइक और घड़ी मांगी थी, तब मैंने तुझसे ये पेपर साइन करवाए थे और तुमने अपनी सहमति के साथ इन पर दस्तखत किए थे। परंतु है क्या इन पेपर्स में? सुधा एकदम से बोल उठी, जबकि नीरज तो अभी भी सोच में ही था। इनमें लिखा है कि हमारे बुढ़ापे में आजीवन नीरज को अपने माँ बाप की देखभाल पूरे प्यार एवं सम्मान के साथ और हमारी सेवा इसी घर में रहकर करनी होगी और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी करनी होगी। और यदि किसी परिस्थिति में वह या उसकी पत्नी अपने इस दायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं तो हमारी संपत्ति पर उनका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और हाँ, इतना ही नहीं, नीरज को डॉक्टर बनाने में जो हमारा लाखों रुपए का खर्च हुआ है, वो भी नीरज को ब्याज सहित चुकाकर यहाँ से अपनी पत्नी सहित चले जाना होगा। इतना पढ़कर घनश्याम दास जी ने पेपर की एक फोटोकॉपी सुधा के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा, अभी तुम्हें यदि ऑफिस जाने में देरी हो रही है ना, तो फिर आराम से पढ़ लेना। अब सुधा के तो जैसे होश ही उड़ गए। परंतु पिताजी, माँ जी, आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं? मेरा मतलब है, ऐसा कौन माँ बाप अपनी संतान के साथ करते हैं? हम कैसे इतना पैसा, और हम जाएंगे कहाँ पर? नीरज हकलाते हुए बोला। क्यों बच्चों, कल की रात बल्कि आजकल तो हर दिन तुम जो करते हो वह सही है। वह भी कौन संतान अपने माँ बाप के साथ करती है? और हाँ, कल रात को तुम ही तो कह रहे थे कि पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, इनका कुछ करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। क्या हुआ अब? पापा, वो नीरज सुधा की ओर देखते हुए बोला, हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, वो हम बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती है।
तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं। आप भी हमें माफ़ कर दीजिए ना। अपनी थोड़ी देर पहले की रूखी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए अपना सर झुका के सुधा ने कहा, नहीं बेटा नहीं। जब जख्म लाइलाज हो जाए तो उस हिस्से को काटना आवश्यक हो जाता है। ये बात हम दोनों डॉक्टर होने की वजह से बखूबी जानते हैं। क्यों बेटा नीरज, सही तो कहा ना मैंने? खैर, यदि आगे से जिम्मेदारी बरतने का वादा करो तो कुछ समय दूसरी दवा से इलाज करने की मैं परमिशन भी दे सकता हूँ। जैसे कि सुधा आज से बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे जिम्मे होगा और घर के छोटे मोटे काम के साथ साथ बाहर से सामान वगैरह लाने की जिम्मेदारी तुम उठाओगे नीरज। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगे तो हम दोनों भी तुम्हारी घर के कार्यों में मदद करेंगे। अन्यथा वसीयत पूरी पढ़ लेना। आगे यदि यही परिस्थिति रही तो हमारे बाद ये सब अनाथ आश्रम को। नहीं नहीं पिताजी, हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। नीरज और सुधा एक साथ बोल पड़े। एक बार और सोच लो, फिर ना कहना मैंने कोई जोर जबरदस्ती की। तुम दोनों ही बहुत समझदार हो, अपना निर्णय समझदारी से ले सकते हो। दोनों ने ही अपनी गर्दन झुकाकर मौन स्वीकृति दे दी और फिर उनके पैरों में गिरकर माफी भी मांगी। ठीक है, तो तुम दोनों अभी से ही अब शुरू हो जाओ। घनश्याम दास जी ने जैसे ही कहा, सुधा तुरंत रसोई घर की ओर नाश्ता बनाने के लिए चली गई, जबकि नीरज घर के अन्य कार्यों में लग गया। अब घनश्याम दास जी अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर करते हुए रीमा जी को देखकर इशारों में ही कह दिया, क्यों, सही तरीके से किया ना मैंने इस बीमारी का इलाज? जय श्री कृष्ण। साथियों, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी।